हेलो फ्रेंड्स, कक्षा के इस एपिसोड में हम लोग रियल नंबर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में जैसे कि हम लोगों ने कुछ टॉपिक और एक्सरसाइज भी सॉल्व किए थे जो कि आप लोगों को बहुत पसंद भी आया और एक्सरसाइज आप लोगों ने आसानी के साथ सॉल्व भी कर चुके हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग कुछ आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे और उसके जुड़े हुए जो टॉपिक भी है उसको भी आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले वाले एपिसोड में हुआ है उसी तरीके से मैं आप लोगों को इस एपिसोड में भी हेल्प कर पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्रो और कक्षा के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। अभी सेकंड एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.3 शायद बुक्स में देखिएगा। तर हम लोगों ने लिखकर उसमें बताया गया कि सोचो एक नंबर है 3 या फिर कोई भी नंबर, मैं एक नंबर 3 लेता हूं और वो डिवाइड किसको कर रहा है, सोचिए वो 36 को डिवाइड कर रहा है। 36 क्या है, 36 नंबर है जो किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ओके, अगर 3 6 का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो लोग बता रहे हैं कि 3 6 को भी डिवाइड करेगा। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? वो लोग ये बता रहे हैं कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। किसको डिवाइड कर रहा है? अगर p 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना? जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं 5। ठीक है, 5 सोचो किसको डिवाइड कर रहा है। 5 अगर 25 को डिवाइड करेगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। सो 5 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा कुछ चीज यहां पर बता रहे हैं। एकदम से इजी चीज है। अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है, परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर आप ले लो, उसी परफेक्ट स्क्वायर को कोई एक नंबर डिवाइड करता है तो वो वाला उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। वो लोग यही बता रहे हैं और कोई बढ़िया बात या फिर ज्यादा कुछ ऐसा बात नहीं है। वो लोग बता रहे हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, जैसे कि 4 है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? 4 है, 16 है, 25 है, इस तरीके से। फिर 36 आएंगे, फिर 49 आएंगे, फिर 64 आएंगे, फिर 81 आएंगे, इस तरीके से। फिर 100 आएंगे और इसके बाद बहुत सारे हैं। हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सारे हैं, वो हम लोग अभी नहीं जा रहे। देखिए इसमें से कोई भी एक एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे कि 49 है, 49 को कौन डिवाइड कर सकता है? 7 डिवाइड कर सकता है और कोई तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो 49 एक्चुअली किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो 7 को फिर से डिवाइड करेगा। ऐसा कुछ बता रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल में लेता हूं, सोचिए क्या एग्जाम्पल है। 81 सोचो, 81 9 या फिर 3 81 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। ठीक है ना? 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो वो लोग बता रहे हैं 3 9 को भी डिवाइड करेगा। आसान चीज है एकदम से। तो स्टेटमेंट हम लोग अभी देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला गया? स्टेटमेंट में ये बोला गया है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a और p दोनों ही इंटीजर्स है। इस तरीके से बोला गया है। दोनों इंटीजर है और 0 नहीं है, p 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि इफ p डिवाइड्स वेयर p इज नॉट इज इक्वल टू 0, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट है। आप लोग इसको थोड़ा सा देख के रखो क्योंकि इसको यूज करके हमें कुछ और सॉल्व करने हैं। ओके, तो अभी दूसरा एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, वो है कोप्राइम। ये वाला टर्म हम लोगों के लिए नया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये वाला टर्म नया है। ये वाला प्राइम नंबर हम लोगों को पता है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? जिस नंबर को हम लोग सिर्फ 1 और उसी से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 एकदम से छोटा वाला प्राइम नंबर है। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर है 3 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर क्या है? 5 को हम लोग 1 से और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 वैसे ही 1 और 7 से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि 13 है, 13 को 1 और 13 से डिवाइड कर सकते हैं। इससे पहले भी हमारा 11 भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मगर को प्राइम कुछ अलग चीजें है, ये अलग अलग है। कोप्राइम में क्या बोला गया है? कोप्राइम में बोला गया है, सोचो आपके पास 2 नंबर है, 2 इंटीजर्स है। 2 इंटीजर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है,
ए प्राइम होगा कि प्राइम नहीं होगा, बी कॉम्पोजिट होगा कि कॉम्पोजिट नहीं होगा, वो वाला कोई फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा। ए कॉम्पोजिट भी नंबर भी हो सकता है, ए प्राइम नंबर भी हो सकता है, बी प्राइम नंबर भी हो सकता है, खुद ब खुद वो वाला कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। मगर इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। दोनों में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं हो सकते। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं 2 और 7, सोचो 2 एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, ओके। तो इन दोनों इसका क्या क्या फैक्टर है, 1 है और 2 है, इसका क्या फैक्टर है 1 और 7 है। तो 1 के अलावा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये तो हो गया एक एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने दोनों ही प्राइम नंबर लिया हुआ है। फिर सोचो मैं एक नंबर लेता हूं 8 जो कि प्राइम नहीं है, और दूसरा एक नंबर लेता हूं 17 जो कि प्राइम है। इस तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं। इसका क्या क्या फैक्टर होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और क्या होंगे 8 होंगे। मतलब ये वाला 1 से भी डिवाइड होगा, 1, 2 एंड 4 इन सभी से डिवाइड होगा। फैक्टर्स का मतलब मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस नंबर से ये वाला नंबर डिवाइड होगा। तो अभी देखो ये वाला किससे डिवाइड होगा, 1 और 17, इससे अलावा और कुछ ही नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 सिर्फ कॉमन है, तो ये दोनों कोप्राइम नंबर है। फिर एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, सोचो वो उसमें दोनों ही कंपोजिट नंबर है, जैसे कि 10 और 21। 10 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, फिर 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। 21 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 21 से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कॉमन है इन दोनों के बीच में, क्या कॉमन है, सिर्फ 1। सो 21 एंड 10 दोनों ही कोप्राइम है। ये दोनों कोप्राइम है। जब ये दोनों को साथ में आप लोग कंसीडर करेंगे तब ये दोनों कोप्राइम है। जब इन दोनों को साथ में आप लोग कंसीडर करेंगे तब ये दोनों कोप्राइम है। हालांकि 8 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 8 एक कंपोजिट नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है। इसमें दोनों ही कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। इसमें ये वाला कंपोजिट है, ये वाला प्राइम है। और पहला वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था 2 और 7, इसमें ये वाला भी प्राइम है, ये वाला भी प्राइम है, ठीक है। तो प्राइम प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, कंपोजिट और प्राइम भी हो सकता है। मगर बात यह है कि जब आप दोनों को एक साथ कंसिडर करोगे तो उसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको कोप्राइम बोलते हैं। तो कोप्राइम में ये बात आप लोग दिमाग में घुसा के रखो कि कोप्राइम का मतलब प्राइम के साथ उसका कोई लेन देन ही नहीं है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके साथ इसका कोई लेन देन ही नहीं है। जब हम लोग जोड़े में कोई भी नंबर को कंसिडर करेंगे, जैसे कि मैं 100 ले रहा हूं, ठीक है, 100 ले रहा हूं और दूसरा वाला एक नंबर लेते हैं, सोचिए 105, ठीक है। तो इसका क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 होंगे, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, इस तरीके से फिर 100 भी होने वाले हैं, ठीक है। और भी होने वाले हैं, 25 भी है, फिर 4 भी है, ठीक है। इसका क्या क्या 1 आएगा, 5 आएंगे, 7 आएंगे शायद, फिर आएगा 21, ठीक है, फिर शायद 3 भी आएंगे, इस तरीके से फिर 105 भी आएगा, बराबर है ना। इस तरीके से इसके सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, 1 कॉमन है, देखिए। और क्या कॉमन है, और भी कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, 5 भी कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है। हालांकि ये दोनों प्राइम भी नहीं है, तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे आप लोगों को शायद ये पता चल गया है। कोप्राइम किसको कहेंगे, अगर दो नंबर्स को आप लोग जोड़े में चूज करते हो और उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो 1 के अलावा, 1 सिर्फ उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको कॉमन कोप्राइम बोल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में पहला ही जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस आप लोगों के लिए कम कर दिया है, उसका ये मतलब है पहले तो क्वेश्चन आते थे ईडीएल से, अब उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, अभी ये वाला एक्सरसाइज जो है 1.3 जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की चांसेस है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं, ईडीएल को अगर छोड़ देंगे तो अभी बचा ही ये वाला। तो क्या क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आप लोगों को पता है इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर उसको बोला जाता है जिसको जो कि p/q फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है ना। जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। वो वाला हम लोगों ने क्लास 9 पे पढ़ा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अभी देखिए क्या करना है हमें इस प्रूफ के अंदर। हमें दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जो मैंने पहले बताया, कोप्राइम और फिर वो थ्योरम नंबर 1.3, शायद 1.3।
ये दोनों थ्योरम के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। थ्योरम 1.3 क्या बता रहा था, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a, ये वाला, ठीक है। इन दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। ओके, अभी देखो सम हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, बोला गया था कि √5 को इरेशनल दिखाने हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो हम इसको, इस प्रूफ को कंट्राडिक्टरी मेथड में इसको प्रूफ करें। कंट्राडिक्टर क्या है, जैसे कि प्रूफ करने के लिए बताया गया है कि इसको इरेशनल दिखाओ, √5 को आप लोग इरेशनल दिखाओ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, √5 को रैशनल ले लेंगे। लेट अस कंसिडर दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। फिर हम लोग दिखाएंगे कि ये वाला जो हम लोगों ने एजम्पशन किया था वो एजम्पशन गलत है, मतलब √5 एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, लेट अस स्टार्ट दिस। तो हमने लिखता हूं, इफ पॉसिबल लेट √5 इज रैशनल, ठीक है। √5 को मैंने रैशनल ले लिया है। मैंने बोला है ये पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैं √5 को रैशनल नंबर चूज करता हूं। अभी √5 अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, हमें पता है कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q दोनों कोप्राइम होंगे या फिर इंटीजर्स होंगे। ऐसा कुछ डेफिनेशन हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ के आए थे। तो ये दोनों, इसको मैंने रैशनल नंबर लिया हुआ है। देन देयर एग्जिस्ट a and b where b not is equal to 0 and ab co-prime such that √5 is equal to a by b। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। then there exist a and b where b not is equal to 0। आप लोग ये भी, there exist इंटीजर्स a एंड b where b not is equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर को हम लोग 0 नहीं लिख सकते। वो वाला प्राइम नंबर का, सॉरी रैशनल नंबर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक्चुअली रियल नंबर में हम लोग बोलते हैं कि 0 से डिवाइड ही नहीं, मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए डिनोमिनेटर को 0 लेना नहीं है। एंड a एंड b, a b को प्राइम सच दैट √5 इज इक्वल टू a by b। क्योंकि मैंने √5 को रैशनल नंबर चूज कर लिया है तो इसीलिए √5 को हम लोग अभी इरेशनल नंबर बोल नहीं सकते, तो रैशनल है। a by b इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। तो अब देखो आगे जाके इसको कैलकुलेशन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, b इधर आ जाएगा, सो √5 b इज इक्वल टू a आ रहे हैं, बराबर। फिर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे, उधर भी स्क्वायर करेंगे। इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, यह आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। वो दोनों साइड में अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से कुछ आएगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है, देखिए इधर 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a स्क्वायर निकल के आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर 6 आ रहा है। इसका मतलब है 2 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है 3 6 को डिवाइड करेगा, बराबर। अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके कुछ निकल रहा है तो हर एक नंबर, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अभी देखो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहां से हम लोग इंप्लाई करेंगे कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अभी वो वाला जो थियरम था 1.7 उसमें, सॉरी 3 उसमें आ जाओ, उसमें बताया गया है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, मतलब अगर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर हो रहा है देन 5 डिवाइड a ऑल्सो, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, लेट, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो उस तरीके से आ जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू a होने वाले है। कौन सा, 5 के साथ किसी और इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से a निकलेगा। लेट a इज इक्वल टू 5c ले लेते हैं हम लोग। c क्या है, वेयर c इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। c को हम लोग एक इंटीजर ले लेते हैं। तभी देखिए लेट a इज इक्वल टू 5c हो गया है, और ये वाला इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। कौन सा, ये वाला इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या निकल के आ रहा है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे मैं 5c लिख रहा हूं, 5c होल स्क्वायर। अभी इसमें से क्या निकल के आएगा, 5b स्क्वायर
इज इक्वल टू 5c² मतलब 25c²। 5c होल स्क्वायर था तो उसको मैंने 25c² ले लिया है। अभी दोनों तरफ से अगर 5 को काट देंगे तो क्लास 10 में ऐसा हम कर सकते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे मिल रहा है b² इज इक्वल टू 5c²। अभी वैसा ही कुछ प्रॉब्लम आ चुका है नंबर 1 की तरह। देखिए 5b² इज इक्वल टू a² था, इधर भी 5c² इज इक्वल टू b² है, मतलब 5 डिवाइड करेगा b को, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि 5 डिवाइड्स किसको, b², दैट इज 5 ऑल्सो डिवाइड b, ठीक है ना। अगर 5b² को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। 10 5 is a common factor of a and b। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया। पहले हम लोगों ने क्या बोला था, ए बी एक कोप्राइम नंबर है, ए बी एक कोप्राइम जोड़ा है। वो कोप्राइम जोड़े का मतलब क्या था, ए और बी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा 1 के सिवा, 1 ही सिर्फ उन दोनों में एक कॉमन नंबर हो सकता है। मगर अभी क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया, देखिए अभी 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी में 1 के सिवा एक दूसरा नंबर भी कॉमन आ गया है। इसमें क्या बताया था हम लोगों ने, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, और इसमें भी बोल रहे हैं 5 ऑल्सो डिवाइड बी, मतलब 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 ए और बी के बीच में एक कॉमन फैक्टर, दूसरा कॉमन फैक्टर आ चुका है। मतलब जो हम लोगों ने पकड़ा था कोप्राइम वाला, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो ए बी कोप्राइम नहीं होंगे, ए बी अगर कोप्राइम नहीं होगा तो √5 को हम लोग ए बाई बी फॉर्म में लिख भी नहीं सकते, ठीक है। व्हिच कंट्राडिक्ट्स the fact that √5 is a rational number। Hence, √5 is irrational। हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया को। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो ये वाला क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था। अगर दो नंबर है और उसमें एक इरेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर, उसका सम करेंगे, सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, व्हाटएवर ऑपरेशन इनके बीच में लाएंगे, सो वो वाला इरेशनल होने वाला है। तो कुछ उस तरीके का यहाँ पर कुछ चीजें दिया गया है। तो अभी देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करना है, पहले वाले सम की तरह इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग वो वाला तरीका फिर से इस्तेमाल करेंगे कि कंट्राडिक्शन वाला जो प्रूफ है। सो लेट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। Therefore 3 + 2√5 is equal to a by b हो गया। तो a by b का क्या मतलब है, a, b आर कोप्राइम। इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और ये वाला कंडीशन जोड़ देते हैं, जैसे कि b नॉट इज इक्वल टू 0 है। कोप्राइम का मतलब क्या है, कोप्राइम का मतलब है दोनों ही प्राइम नंबर्स है, दोनों ही इंटीजर्स है, वैसा कुछ। तो दे आर कोप्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। और ज्यादा कुछ लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं, इतना लेंथी हम लोग इसको नहीं करेंगे, करने की जरूरत भी नहीं है। तभी देखिए 3 को मैं उस तरफ से भेज देता हूँ, 2√5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b -3 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर √5 को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, सभी को उस तरफ भेज देते हैं, 1/2 देन a बाई b -3 इस तरीके का हो गया। ये वाला इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करता हूं। अभी थोड़ा सा देखिए लेफ्ट और राइट को, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसके लेफ्ट और राइट को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, √5 बराबर, राइट हैंड साइड में 1/2 देन ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं a बाई b -3, ठीक है ना। तो अभी राइट हैंड साइड को थोड़ा सा देखिए, सारे इंटीजर्स है, a b 3 1/2 या फिर 2 सारे इंटीजर्स है, मतलब इसमें कोई इरेशनल वाला कोई फैक्टर ही नहीं है।
राइट हैंड साइड इस फुल्ली रैशनल पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वो वाला इरेशनल पार्ट है। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था। 1/2 a by b minus 3 is a rational number. Since a, b, 3 and 2 all are integers, ठीक है, और कुछ लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। Thus in 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 LHS is irrational and RHS is rational. So there is a contradiction. Hence 3 plus 2 root 5 is not rational. Irrational. It is irrational. कंप्लीट हो गया हमारा सम। इसमें और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर सिंगल वाले नंबर्स आएंगे 2√2 या √2 √3 या फिर √5 ऐसे, तो हम लोग वो वाला पहले जैसा करेंगे। अदरवाइज इसको लेंथी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इस तरीके से मैंने बहुत कुछ लिख भी लिया है, यहाँ पर बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। रोमन 1 पर आने के बाद मतलब ए वाला लाइन पे आने के बाद हम लोगों को क्या बोलना है, सिर्फ ये दिखाने है लेफ्ट हैंड साइड रैशनल पार्ट्स आ रहे हैं, राइट हैंड साइड इरेशनल है। सो द कंट्राडिक्शन अराइजेस एंड हैंस जो भी हम लोगों ने लिया था वो गलत है। ठीक है, जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया था वो सही नहीं है। सो 3 + √2 √5 या फिर कुछ और चीजें जो भी यहाँ पर दिए होंगे वो वाला इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, टू के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका थोड़ा सा चेहरा आप लोग देख लीजिए। 3 में वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है। इसमें 3 क्वेश्चन है बराबर से। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। पहला वाला है 1/√2, फिर है 7√5 और तीसरा है 6 + 2 √2। जो कि अभी जो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसा ही कुछ है। इसको मैं नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। मैं रोमन 2 दिखा रहा हूं आप लोगों को, या फिर रोमन 1 ही पहले करते हैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है 1/√2। तो क्या करना है, हमें पहले वैसा ही लिखना है। लेट 1/√2 रैशनल। ठीक है, तो हमें आगे जाके हमें क्या लिखना है, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a, b आर कोप्राइम एंड वो वाला कंडीशन जरूर लिखिएगा। कोप्राइम का मतलब ठीक ठाक ही है, मगर वो वाले कंडीशन अगर जरूर लिख देंगे साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हो गया, ये वाला b नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो अभी क्या करना है, b तो नॉट इज इक्वल टू 0 था। तो अभी अगर दोनों ही तरफ इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में a/b आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में 1/√2 है। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा √2 इज इक्वल टू b/a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं मतलब दोनों ही कोप्राइम थे और b नॉट इज इक्वल टू 0 था। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, वो वाला रैशनल पार्ट है। राइट हैंड साइड में हमें इरेशनल पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है। हियर a/b या फिर b/a और b/a जो भी आप लिखोगे यहाँ पर b/a आए तो उसको ही लिखिए। हियर b/a इज रैशनल। ठीक है, ये वाला नंबर रैशनल हो गया, बट √2 इज इरेशनल। कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, देयर इज अ कंट्राडिक्शन।
there is a contradiction, hence 1/√2 is irrational. ओके अभी देखिए मैं यहाँ पर ये वाला सम भी खत्म हो चुका है। अभी दूसरा वाला सम मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं आ जाएगा। यहाँ पर रोमन 2 में क्या बताया गया है, रोमन 2 में बताया गया है 7√5। उसको ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, जो लिखना है आप लोग लिखिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रफ में इसको दिखा रहा हूँ। 7√5 को वैसा ही लेना है, a डिवाइडेड बाई b लिखना है, फिर क्या करना है 7 को उस तरफ भगा देना है, उस तरफ जाएगा तो बेचारा 1 हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b। सो सारे राइट हैंड जो पार्ट है वो वाला रैशनल हो गया और लेफ्ट हैंड जो पार्ट है वो वाला इरेशनल हो गया। कंट्राडिक्शन अराइज हो गए, जो हम लोगों ने लिया था वो गलत था, हेंस द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके 1.4 एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। कुछ थ्योरम्स है यहाँ पर, थ्योरम 1.5 है, थ्योरम 1.6 है एंड थ्योरम 1.7 भी है। मैं इतना ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा, थ्योरम आपके बुक्स में स्टेटमेंट में दिया हुआ है, मेरी स्क्रीन पर भी फ्लैश होता जाएगा। तो 1.5 को छोड़ते हैं, 1.6 में क्या बताया गया है वो थोड़ा सा देखते हैं, उसको उस ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगा ये वाला स्टेटमेंट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए, यूज में आने वाले हैं और अच्छी चीज़ें भी है, याद रखने की ज़रूरत भी है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, समझ लो क्या है। सो इसमें बताया गया है कि p/q फॉर्म में अगर कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमें पता है। तो उसमें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो उसका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का, p डिवाइडेड बाई q। सोचिए आपके पास एक p डिवाइडेड बाई q एक नंबर है, मतलब ये वाला रैशनल नंबर है, बराबर। वो सारे जो कंडीशन है p एंड q आर प्राइम नंबर्स और इंटीजर, सॉरी p एंड q आर इंटीजर्स, वाइल q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ऑल दिस कंडीशंस आर होल्डिंग, तो वो सारे ठीक ठाक है। मगर q को अगर आप लोग फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n इस तरीके से आ जाए, मतलब 2 और 5 इन दोनों के अलावा, अगर आप लोग डिटेल में इसको देखोगे, इन दोनों के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर ना हो, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, मगर इनके सिवा और कोई प्राइम फैक्टर्स या फिर और कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। प्राइम का मतलब ये नहीं कि 3 आने वाले हैं या फिर कुछ और चीजें वहां पर आने वाले हैं, वैसा कुछ। ठीक है, सो बात क्या है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद अगर हमें दिखे कि उसमें सिर्फ 2 है या फिर उसमें सिर्फ 5 है या फिर 2 और 5 दोनों ही है, ठीक है, तो वो वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है वो वाला डेसिमल में आएगा, बराबर है, फिर डेसिमल में आने वाला है, वरना वो उसको फैक्टर नहीं लिखते, कोई इस तरीके से थोड़ा ही लिखते हैं 6/2। ठीक है, उसको तो 3 लिखेंगे डायरेक्ट, हो सकता है 2 डिवाइडेड बाई 6 इस तरीके से लिख के, काटने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 3 आ सकता है। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन है, वो वाला तो फ्रैक्शन नहीं है ना। सो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर्स को हम लोग देखते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है, सीधी बात है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन में क्या किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इधर टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, बराबर। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके के शक्ल में आएंगे, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके के शक्ल में आएंगे। जैसे कि आप 1 को 3 से डिवाइड करके देखो, वो वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा, चलता ही जाएगा, बराबर। तो क्या बताया थ्योरम में, सीधी बात करते हैं, थ्योरम में बताया गया है, थ्योरम में बताया गया है कोई भी रैशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म में आप लोग उसको लिख सकते हो, तो अगर उसका डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज करने के बाद 2 टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर n इस शक्ल में आ जाए, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाले हैं। ठीक है, वो वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाले। मैं यहाँ पर गौर करूंगा या फिर आप लोगों को बताऊंगा कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ आने चाहिए। अगर किसी का डिनोमिनेटर में 2q है तो वो वाला भी टर्मिनेटिंग है, अगर किसी का डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर 6 है तो वो वाला भी टर्मिनेटिंग है, मतलब इसके साथ 2 नहीं है, इसके साथ 5 नहीं है, बराबर हो गया। अगर कोई भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिखे 2q इंटू 5 टू दी पावर 2 या फिर कुछ भी हो सकता है, पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आने चाहिए,
इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब सारे जो नंबर्स है होल नंबर्स आने चाहिए, वैसा कुछ, ठीक है, 0 भी होगा चलेगा, कोई बात नहीं। तो होल नंबर्स आने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को कुछ लोगों को कुछ और चीज़ें ऐसे सोचेंगे, मैं कहता हूँ डायरेक्टली होल नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। ओके, तो वो वाला अगर हो तो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में देख सकते हैं। तो यही है थ्योरम। मैं बता देता हूँ क्या पूछा गया है, बोला गया है, जैसे कि आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n where m and nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको छोड़ो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर्स। देन x इज अ डेसिमल एक्सपांशन व्हिच टर्मिनेट्स। ठीक है, कोई भी अगर फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर अगर 2 to the power m into 5 to the power n आ जाए, जैसे कि m और n क्या है, होल नंबर्स है, तो वो वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। अगर वैसा कुछ ना हो, मैं भी बता देता हूँ, सोचिए किसी के डिनोमिनेटर में 2 और है और 5 है, साथ में कोई और भी है, या फिर इन दोनों नहीं है साथ में 7 है, या फिर 2 है साथ में 7 है, या फिर 5 है साथ में 7 है, सारे एक तरफ देख देते हैं, देखे ऐसा है, या फिर 1/5 इंटू 3 है, इस तरीके से ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस शक्ल में आ जाए, 2 है साथ में कुछ और नंबर्स है, 2 है 5 है साथ में कुछ और नंबर्स है, 5 है साथ में कुछ और नंबर्स, तो वो वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएंगे, वो वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, एकदम से इजी चैप्टर है, सॉरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 1.4 है। ओके, तो पहला वाला सम देखो आप लोग, पहला वाला सम क्या है, पढ़ो इसको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के। बताया गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है उसका मतलब है दो ही तरीके का डेसिमल आ सकता है, या फिर टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं। तो कौन सा सम शुरू करें पहले? बहुत सारे सम दिए गए हैं यहाँ पर, टोटल 10 सम है, इतना ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो मैं पहला वाला सम ही दिखता हूँ, वो कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। पहले वाले सम में लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाई 3125। क्या करना है? डिनोमिनेटर को, लॉन्ग डिवीजन में नहीं बताया, जिसको अगर पसंद आए यहाँ पर बताया गया कि लॉन्ग डिवीजन में नहीं करना है, कोई बता रहे हो सर मैं ऐसा करूंगा 13 देन 3125 कर सकते हो, कोई बात नहीं, पेपर आपका है, पेन भी आपका है, कर सकते हो, मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डेसिमल करने के लिए आपको क्लास 10 में आके जाके नहीं पूछेंगे, वो तो छोटे क्लास में 6 में या फिर 5 में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को लेते हैं, 3125 है, डिनोमिनेटर के बारे में पूछा गया है तो उसको लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद कुछ इस तरीके का शक्ल में आ रहा है, 5 5 5 देन एक और 5 देन एक और 5, कितने हो गए? 5 to the power 5। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो वाला मेथड में 3125 ऐसे करते जाओगे तो एक के बाद एक ऐसा आता जाएगा, तो मैं वो कर नहीं रहा हूं। तो देखो इसका चेहरा किस तरीके से, करेक्टर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, 5 to the power 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेसिमल में क्या है? 5 to the power 5 है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था? 2 to the power m इंटू 5 to the power n, इस तरीके से शक्ल में, या फिर 5 to the power n अकेला होगा तभी चलेगा, 2 to the power m अगर अकेला होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो वो वाला इस कंडीशन में आ रहा है, दूसरा वाला जो कंडीशन है इसमें आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? द डिनोमिनेटर is of the form 5 to the power m, ये नहीं है, hence the decimal expansion of कौन सा नंबर है, जो नंबर है वो वाला 13 डिवाइडेड बाय क्या था? 3125 is terminating। ठीक है, मैं डॉक्टर वाला मैथमेटिशियन हूँ, इसलिए मेरे हैंड राइटिंग कुछ इस तरीके से है। आपको पता है ना, जो डॉक्टर होते हैं उनका हैंड राइटिंग कोई और समझता नहीं है। मैं भी पहले मैथमेटिशियन था, बाद में डॉक्टर हो चुका हूँ, तो इसलिए इस तरीके से हो गया है। और आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको देखिए, मैं लिखने में थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं हूँ,
तो पहला वाला सम खत्म हो गया ना, हो गया। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी एक और सम करते हैं, कुछ 10 के तो 10 नहीं करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप के एक एक करके करते हैं। रोमान 3 करते हैं। रोमान 3 में क्या पूछा गया है देखिए, 64 डिवाइडेड बाई 455 है, ठीक है। वही पहला वाला क्या करना है, 455 को लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। कैसे में, वो हथौड़ा से नहीं तोड़ना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। क्या मिले, इंटू 7 इंटू 13 आ रहे हैं, ठीक है। अभी सोचो डिनोमिनेटर में क्या पूछा गया था। मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, या फिर 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर n, इस तरीके का शक्ल में आने चाहिए, तभी हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते थे। मगर इसमें क्या है, 2 है बराबर, मगर साथ में ये दोनों भी है ना, ये दोनों भी है, ठीक है। तो ये दोनों अगर है साथ में तो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कर सकते, कह सकते। तो क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं सिंस द डिनोमिनेटर is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n, and it also contains 7 and 13 as its factors. So its decimal expansion, बहुत सारा लिख रहा हूं, will be non-terminating repeating, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कैसा दिखाई दे रहा है, ओके, समझ लोगे आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी देखिए ये वाला तो रैशनल नंबर है, बराबर है, रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो सकता है, डेसिमल भी आएगा, वो भी बराबर है। ये अगर क्या हो सकता है, दो ही तरीका पॉसिबल है, एक टर्मिनेट हो जाएगा, दूसरा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अगर टर्मिनेट हो गया तो सही बात है, टर्मिनेट होने के लिए तीनों कंडीशन थे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है सो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएंगे, बराबर है। तो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैं फिर से बताता हूँ, कल्प्रिट कौन है, ये और ये दोनों। अगर एक ही होता तो बड़ा हो गया होता, वो पहले मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए, दोनों एक साथ आ गए, जुड़वा एक साथ, तो हो गए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। एक और सम आप लोगों को दिखाता हूं, ओके, एक और सम कर लेते हैं, कौन सा करें, ओके, नंबर 8 करते हैं। तो इसमें क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 15, ये भी कुछ अलग है। देखिए इसको अगर कोई एक ऐसा सोचेगा, सर मैं इसको करता हूँ, कैसे करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, सर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बात है सर, इसमें 3 है, नहीं जी, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करो ना। अगर फ्रैक्शन इस तरीके से आए, इसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहते हैं, इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करो। 2 और 3 ऊपर आ गए, नीचे 3 और 5 आ गए, दोनों को कट करते हैं, सो ये 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। 2 divided by 5 is the actual fraction which is represented as 6 divided by 15 in the question, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लाना होगा। ऐसे लाने के बाद फिर हम लोग जांच करेंगे कि ये वाला टर्मिनेटिंग हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। बराबर पता चल गया आप लोगों को, नीचे सिर्फ 5 है, नीचे 5 है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आएंगे। मैं लिखता नहीं हूँ, लिखने में टाइम कंज्यूम होते हैं बहुत सारे। ओके, एक और सम देख लीजिए, मैं जस्ट दिखाता हूं आप लोगों को, कौन सा है, ये वाला 7 नंबर है। इसमें क्या है, 1 to 9 न्यूमरेटर में दिए गए हैं और नीचे 2 to the power 5 है। शायद टाइम में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ठीक तरीके से। 5 डिवाइडेड बाई 7 है और कौन सा 7 डिवाइडेड बाई 5, इस तरीके से। देखो इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आसान है, ये दोनों तो बराबर है, साथ में एक कल्प्रिट बैठा हुआ है ना, सो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, तो इसको छोड़ते हैं, फिर दूसरे वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाला सम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये बता रहे हैं कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जो 1 में जो क्वेश्चन दिए उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं।
1 में क्या क्वेश्चन दिया गया था, वो जो एक एक करके हम लोगों ने अभी किया हुआ है, तो वो वाला पहले तो चेक करना है कि वो वाला टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है सो उसमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिखाना है। ऑब्वियसली वो वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड में नहीं आएगा। तो क्या था नंबर, पहला वाला ही देखते हैं। तो क्या था, हम लोगों ने उसको किया था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है, तो पता है 3125 है नंबर। ठीक है, 3125 को हम लोग वैसे ही इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद क्या निकल रहा था, 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5 आ रहे थे, देखा है ना, 5 टू द पावर 5 आ रहे थे। ओके, तो इसको तो डिवीजन नहीं कर सकते, डिवीजन करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे कुछ स्टूडेंट्स बोलोगे सर इसमें तो नहीं बताया कि इसको लॉन्ग डिवीजन में करो कि नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, इसको देखो, बहुत ही अच्छी तरीका है। 10 को कैसे लिखते हैं, 10 में क्या होता है, एक 2 होता है, एक 5 होता है, मतलब एक 2 के साथ अगर एक 5 मल्टीप्लाई करोगे सो 10 आ जाएगा। 2 2 के साथ 2 5 मल्टीप्लाई करोगे सो 2 मतलब 100 आ जाएंगे, मतलब 0 बढ़ते रहेंगे। अगर मैं एक के साथ 3 0 लाने हैं मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, 3 2 के साथ 3 5 को मल्टीप्लाई करने होंगे, इस तरीके से 222 देन 555 मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाएंगे। वो बराबर है, आप लोगों को पता है। अभी इसे घर में करने के लिए बैठो, सर और नंबर्स देते हैं, करो कितने 2s और कितने मल्टीप्लाईज आएंगे वो वाला देख लो। ठीक है, तो लॉकडाउन का पीरियड है, करते जाओ, घर में बैठे हो क्या करोगे। सो अभी देखो 13 ऊपर है, 30 नहीं था ना, 13 ऊपर है और नीचे क्या था 5 टू द पावर 5। तो इसको मैं अगर 10 में मतलब 1 के साथ जो जीरोज है, इसमें कितने जीरोज आएंगे, 5 जीरोज आएंगे, क्योंकि 5 के सर पे 5 है। तो इसके साथ मैं और एक 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करूंगा, जितने थे। अगर 5 टू द पावर 4 है, मैं 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें 4 जीरोज आएंगे। अगर 5 टू द पावर 7 है, सो मैं 2 टू द पावर 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 जीरोज आएंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 टू द पावर दिया होता तो मैं उसी के साथ एडजस्ट करके 5 भी लिखता। अभी सिर्फ नीचे नहीं लिख सकते, ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो गया, मतलब एडजस्ट हो गया। कोई अगर पूछे सर 1/2 इसको लिख रहे हैं ऐसे, 1 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 10, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों कट के वैसे ही नंबर, कुछ भी मल्टीप्लाई करो मगर ऊपर नीचे दोनों जगह पे करना पड़ता है। सो हम लोगों ने वैसा ही किया हुआ है यहाँ पर। तो अभी देखो नंबर्स क्या आ रहे हैं, ऊपर 13 × 2 टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करो 32 आएगा, और नीचे 5 × 2 मतलब 10 टू द पावर 5 आ रहे हैं, बराबर। अभी ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलेगा, 13 × 32 मतलब 416 निकल के आ रहे हैं। और 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 जीरोज आ गए, बराबर। अभी सभी को पता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है, मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट्स के आगे डेसिमल पॉइंट बिछाना पड़ेगा। सो पहले से ही 3 था, 416, साथ में 2 और जोड़ता हूँ 0, फिर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है कि पॉइंट मतलब जो दशमलव है वहाँ वो हम लोगों ने कहाँ पर बिठाया है, 5 डिजिट्स के पहले उसको बिठा दिया गया है। ओके, देखो इस तरह से मत लिखना, ऐसे ये कुछ अलग मीन करता है, वो हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है, डेसिमल को हमेशा ही नीचे लिखना होता है, नीचे इस तरीके से पॉइंट को। ओके, तो ये हो गया। फिर और एक सम देखते हैं, 4 नंबर रोमन 4, इसमें क्या है 15 डिवाइडेड बाई 1600। ये किया नहीं था हम लोगों ने, कर लेते हैं। 15 तो ऊपर है, 15 देखो इसको काट सकते हैं। ठीक है, 5 और 5 तो यहाँ पर जरूरत नहीं है काटने की, तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे सो 2 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 2 आएंगे इस तरीके से। अब लोग कहेंगे सर कटने के बाद एक 5 कम हो जाता है, तो उसमें बढ़ाने पड़ते फिर से। क्यों बढ़ाने पड़ते, देखिए हमें क्या, हमारा जो एम है वो क्या है, को 1 के साथ जीरोस लाने हैं। ठीक है ना, इसमें किसका संख्या ज्यादा है, 2 ज्यादा नंबर्स में, कितने 6 है, और 5 कितने नंबर्स में, 2 नंबर्स में। हमें और 4 नंबर ऑफ 5 से यहाँ पर लाने होंगे, क्यों 6 के साथ इक्वल करने हैं। 2 टू द पावर 6 है, 5 टू द पावर 2 है, मैं और 5 टू द पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। आप लोगों को पता है बेस अगर सेम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है, सो ऊपर 5 टू द पावर 4 लिखने पड़ेंगे। तो अभी देखो 2 टू द पावर 6 देन 5 टू द पावर 6 हो गया, इन दोनों को मिला करके 5 टू द पावर 6, और न्यूमरेटर में 15 और ये 25 × 25 मतलब 625 आएंगे, बराबर। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अभी देखो इसका मतलब क्या है, 625 के साथ अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 9375 ऐसा कुछ आ रहा है, 9375 ऐसा कुछ आ रहा है, और नीचे 10 टू द पावर 6 आ रहे हैं। तो बराबर बोलो 10 टू द पावर 6 मतलब कितने जीरोज, 1 देन 6 जीरोज, कितना लिखा हुआ है 5 देन 1 6,
और 93, 75 ऊपर आ रहे हैं। अभी कितने डिजिट्स के पहले डेसिमल जो दशमलव बिठाने 9375 वो मैं लिख लेता हूँ 6, 4 दो यहाँ पर है, 2 और एक 0 लगा दो सामने तो 6 हो गए, फिर पॉइंट लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, ये आंसर हो गया। ओके, समझदार है आप लोग, बहुत सारे आसानी से समझ जाते हो। अच्छा, हालांकि ये बच्चों की शाम है। जो पहला वाला जो एक्सरसाइज था वही थोड़ा सा हार्ड था इसी चैप्टर में, वो तो हटा दिया है। हालांकि हम लोगों ने शायद एक सम कर भी लिया है। ओके, आसानी हो जाएगी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस एज गिवन बिलो। ओके, डेसिमल एक्सपांशन में दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें डिसाइड करने बोला रेशनल है कि नॉन रेशनल है, मतलब इरेशनल है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। बहुत बड़ी कुछ बात बता दी है, मैं डिटेल में समझाता हूं आप लोगों को। पहला वाला सम है। पहला वाला सम क्या है 43, देन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उनको डिजिट नहीं मिले वरना वो भी लिख देते। 1 से लेकर 9 सभी को बिठा दिया है। ओके, अभी देखो क्या है, हमें चेक करना है कि ये वाला रैशनल नंबर है कि नहीं है। आसानी के साथ पता चल रहा है ये वाला रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है हमें पता है ना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो वाला रैशनल है, ठीक है। और कौन सा रैशनल हो सकता है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो वाला रैशनल है। और क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो वाला भी रैशनल है, ठीक है। ये दोनों रैशनल में आते हैं। सो अभी देखते हैं ये वाला क्या है, नॉन टर्मिनेट है क्या टर्मिनेटिंग। ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म हो गया यहाँ पर डॉट डॉट करके, ऐसा कुछ गाड़ी नहीं चला रहे हैं कि खत्म नहीं होने वाला है। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ऑब्वियसली, तो ये वाला रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, since the number has a terminating decimal expansion, it is a rational number एंड क्यू के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिएगा क्यू मतलब अगर इसको p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो क्यू मतलब डिनोमिनेटर के बारे में पूछा। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हमें थोड़ी देर में पता चल गया था इससे पहले 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है ना। सो एंड क्यू के बारे में पूछा गया है एंड क्यू इज ऑफ द फॉर्म, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n वेयर 5 m एंड n आर होल नंबर्स, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी आप लिख सकते हो। ये पहला वाला सम खत्म भी हो गया, ठीक है, तो समझ में आ गया हम लोगों को। अभी दूसरा वाला सम देखते हैं। दूसरे वाले सम में क्या पूछा गया है, उसका चेहरा देखो थोड़ा सा। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक से देखो, मैं लिखता हूं यहाँ पर 0.12 फिर एक 0 फिर 1 2 फिर 2 zeros फिर 1 2 देन 3 zeros फिर 1 2 देन 4 zeros, ऐसा लिखकर उन्होंने छोड़ दिया है। ओके, मतलब ये खत्म होगा नहीं होगा। तो इस तरह फिर 1 2 आएंगे, फिर 5 zeros आएंगे, फिर 1 2 आएंगे, फिर 6 zeros आएंगे। फिर आपको जहां तक गिनती आती है लिखना है, पेन में इंक है और जगह है, लिखते जाओ, खत्म नहीं होगा, बूढ़े हो जाओगे, मर भी जाओगे। ओके, तो क्या है यहाँ पर, तो ये खत्म नहीं होने वाला। तो सीधी बात पता चल रही है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो समझ गए। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो ये नहीं कि वाला रैशनल नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग या फिर इसको हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग हो गया तो हम लोग उसको भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। मतलब ये वाला क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं जी, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, सॉरी ये वाला टर्मिनेटिंग नहीं है, ये वाला
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी ये क्या रिपीट कर रहा है या फिर रिपीट नहीं हो रहा है? देखिए आप लोग कहोगे कोई जैसे सर ये तो 12 बार बार आ रहा है, जीरोज भी आ रहे हैं, तो ये कुछ रिपीटिंग जैसा लग रहा है। नहीं, रिपीटिंग का मतलब है एक ही नंबर बार बार आएंगे और एक ही गुच्छे में आएंगे। एक ही गुच्छे में मतलब पॉइंट के बाद अगर 1 2 0 एक बार आ रहे हैं, फिर 1 2 0 आएंगे, फिर 1 2 0 आएंगे, फिर 1 2 0 आएंगे। देखो गुच्छे में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसी को हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है ना। मगर इसमें हो क्या रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 बार बार आ रहे हैं, मगर गुच्छे में देखिए पहले 120 आ रहे हैं, फिर 1200 आ रहे हैं, फिर 12,000 आ रहे हैं, फिर 1,20,000 आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गुच्छे में रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये रिपीटिंग नहीं है, सीधी बात है। रिपीटिंग नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, सो मतलब ये वाला क्या है, ये वाला क्या नंबर है, ये वाला इरेशनल नंबर है। तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, सो द डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating nor non-recurring या फिर repeating, non-terminating, non-repeating, so it is irrational. बराबर पता चल गया। कुछ क्यू के बारे में लिखना है आप लोगों को। पी बाई क्यू फॉर्म में ये वाला तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ये वाला इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अगर पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो उसके करेक्टर में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, देखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसे बाकी सारी चीजें इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा वाला सम देखते हैं। तीसरे वाले सम में क्या है, वो लोग नंबर जो है कुछ इस तरीके है, 43 देन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब वो वाला ही पहला वाला नंबर था, सिर्फ इसके ऊपर एक छत लगा दिया है इस तरीके से, बारिश ना हो इस तरीके से छत लगा दिया है। तो वो वाला टोपी वाला है, ये वाला नंबर टोपी वाला है और पहला वाला नंबर टोपी वाला नहीं था, ठीक है। तो इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, यही डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मतलब अगर टोपी लगा दोगे ऊपर, जिसको हम लोग बार कहते हैं, अगर बार आ जाए या फिर ये बार नहीं हो तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर इसमें बार नहीं दिया जाए इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इसमें बार हो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। मगर इसका बहुत ही अलग सा एक चरित्र है। क्या चरित्र है इसका, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया मगर ये बंदा रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग मतलब है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, गुच्छे में आएंगे, बार बार आएंगे। कैसे आएंगे, 43 है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएंगे एटसेट्रा, चलते जाएगा गुच्छे में। ये सारे एक साथ, सारे निकल पड़े हैं घर से, चलो भाई बंधु मिलकर सभी चलते हैं, इस तरीके से गुच्छे में निकल रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो हमें पता है अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये वाला नंबर रैशनल हो गया। लिख लो क्या लिखना है, आपके भाषा में भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूं यहाँ पर मेरे मन में जो आता है। सिंस द गिवन नंबर इज non-terminating, recurring number, non-terminating, recurring, so it is rational. अभी where भी लिखना है, where Q के बारे में पूछा गया था तो Q भी लिखना है। Q is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n। ये भी लिख लो, where m, n are whole numbers, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखिए Q मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को जो 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर m अगर इस तरीके से फॉर्म में आ जाए, या फिर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n मैं बोल रहा था, इस फॉर्म में आ जाए तो वो वाला टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। मगर ये वाला टर्मिनेटिंग नहीं है,
टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसमें 2 5 के साथ कुछ और भी आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, मगर इसका फ्रैक्शन आप बना सकते हो, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये वाला रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? थोड़ा सा बता देता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, इसका मतलब ये नहीं, ये बहुत गलतफहमी है बच्चों में। डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसका मतलब ये नहीं कि ये वाला रैशनल नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रेकरिंग या फिर रिपीटिंग हो जाए, मतलब गुच्छे में बार बार आते जाए इस तरीके से, तो हम लोग उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, जो कि इसको नहीं कह रहे थे। ये वाला रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ये वाला इरेशनल है, ये वाला रैशनल है। ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों में जरा सा डिफरेंस सोचिएगा। ये वाला क्या है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ये वाला रिपीटिंग है। बहुत अगर आप लोगों को पूछे कि बताओ एक ऐसा नंबर जो कि इरेशनल है, मैं थोड़ा एक आप लोगों को आइडिया दे देता हूं, इस तरीके से लिखने का। 1 देन सिंगल 0, 1 देन डबल 0, 1 देन ट्रिपल 0, जो भी आए आप लोगों के में, 1 देन 4 0, ये वाला इरेशनल है। अच्छा, तो आप लोगों को पता है इरेशनल है। अभी दूसरा बताओ, कोई भी नंबर। अभी सोचो कि सर मैं 12 लिखता हूँ, 12 जो है वैसे वाला 12 नहीं, कुछ और लिख लो। 5 है, 5 देन सिंगल 0, 5 देन डबल 0, 5 देन ट्रिपल 0, ये वाला हो गया डेसिमल, ये वाला भी डेसिमल था, डेसिमल हो गया। इस तरीके से कर दो, कोई भी नंबर लिख लो, वो वाला इरेशनल हो जाएगा। वो सोचने फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, वो हालांकि रैशनल इरेशनल हो जाए। √2 के बारे में सोच रहे हैं, किसी को पूछो कि रेशनल नंबर क्या, बोल रहे √2 है, क्या है, √3 है। सर 2 + √5 है, ये सारे इरेशनल है। मगर ऐसे भी इरेशनल नंबर को हजारों लाखों में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज हमारा हो गया रियल नंबर्स का चैप्टर खत्म हो